असल में बहुत दुखद रहा पिछला समय हमारे लिए। तो 28 अप्रैल को हमारे एक बहुत ही कर्मठ न्यासी संजय सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, वो अचानक ही उनका ये कहेंगे कि हमें समाचार मिला परलोक गमन का। तो उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में हम लोग 2 मिनट के लिए पहले मौन से आज की इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मैं सबसे आग्रह करूंगी कि 2 मिनट का मौन धारण करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। ओम शांति शांति शांति। परमपिता से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके संपूर्ण परिवार को ये जो क्षति है, अपूर्णीय क्षति, इसको सहन करने की क्षमता प्रदान करें। योगिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही परमपिता उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कल्याण मंत्र के द्वारा हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् हम सभी के सुख की कामना करते हैं, और जब सुख और कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आता है वो हमारी सृष्टि, हमारे पर्यावरण को लेकर आता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो आज का वक्तव्य है, जो आज की हमारी श्रृंखला है, वो है पर्यावरण की अवधारणा, चुनौतियां और समाधान। आजकल वर्तमान में देखा जा रहा है कि पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। जहाँ एक तरफ जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ते यातायात साधनों के साथ हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं हमें अब आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता है कि हम अपने पर्यावरण को कितना संरक्षित कर पाते हैं कि वो खुली हवा में सांस ले सके और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सके। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजीव कुमार जी, और जो जिनका हमें विशेष वक्तव्य आज प्राप्त हुआ, संरक्षक वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय स्वर्ण अनिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन उनका रहेगा। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय चतुर्वेदी सर, आदरणीय अवधेश कुमार जी सर, आदरणीय सोमदत्त शर्मा सर आदि ने आज हमारे पटल को सुशोभित किया है। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस पटल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी परंपरा हमेशा रही है कि अतिथि देवो भव, तो सभी अतिथियों का स्वागत है इस मंच पर। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारे जो सारस्वत वक्ता श्री राजीव कुमार जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका परिचय देना चाहूंगी। आज हमारा मंच आदरणीय राजीव कुमार जी के सानिध्य पाकर बहुत ही सुशोभित हुआ है। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। आप विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति उद्योग MOE FCC के सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय वन समिति वन संरक्षक अधिनियम और राष्ट्रीय कृषि नीति के बीच तालमेल विकसित करने के लिए MOE FCC की सदस्यता टास्क फोर्स से संबंधित रहे। आप यूपी वानिकी परियोजना, उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना के पर आपका विशेष कार्य है। आपने बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कार्यक्रमों को अपनी उन्नति पर पहुंचाया है जो वन संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम रहे हैं। आपका पर्यावरण बचाने के लिए विशेष योगदान है। आदरणीय, मैं सारस्वत वक्ता के रूप में इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपके वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय राजीव कुमार जी। धन्यवाद। आदरणीय, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी। आदरणीय डॉक्टर स्वर्णानिल जी, डॉक्टर योग्यता भारद्वाज जी, गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध जन, और जहां तक मेरी जानकारी है जो बहुत सारे लोग इसको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी का सबसे पहले तो मैं इस श्रृंखला में आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजकों का कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर दिया, जिससे मैं जो सोचता हूं, समझता हूं, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। एक सही टोन देने के लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में, यद्यपि डॉक्टर योग्यता जी ने मेरे बारे में बताया, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। वो इसलिए बताना चाहूंगा कि मेरी क्या पृष्ठभूमि है और मैं किस तरीके से बात करना चाहूंगा, जिससे आपको उसका थोड़ा सा अंदाजा लग सके। मूलतः मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा। मैंने मैथमेटिक्स से MSc किया और इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा के अंदर मैं 1983 के अंदर सेलेक्ट हुआ, और ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते मेरा जो कैडर था वो मुझे यूपी कैडर मिला, उत्तर प्रदेश कैडर मिला, और विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया। एकेडमिक फील्ड में भी काम किया, फील्ड में भी काम किया, पानी के क्षेत्र में भी काम किया। जैसे योग्यता जी क्या, मैंने एक जैपनीज प्रोजेक्ट था, उसको बोलते थे उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना। वो पूरी यूपी के 14 डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी, तो उसको भी मैंने पूरा कोऑर्डिनेट किया। इससे पहले विश्व बैंक वानिकी की परियोजना चल रही थी, उसको भी मैंने कोऑर्डिनेट किया। मैं FRI देहरादून जब पहली बार वो डीम्ड यूनिवर्सिटी 1982 में बनी थी, तो मैंने बनवाया क्या मतलब, मेरा भी इसमें योगदान रहा, और मैं उसका पहला रजिस्ट्रार एकेडमिक्स रहा। रिटायरमेंट के बाद मैंने MET ज्वाइन किया, MET ग्रुप ऑफ एजुकेशन, उसमें एडवाइजरी रोल में था और वाइस चेयरमैन था MET फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अभी वर्तमान में भी मैंने लास्ट ईयर तक था, तो 5-6 साल फिर मैंने हट गया। मैंने कहा बहुत हो गया, थोड़ा और विश्राम किया जाए। और अभी मैं भारत सरकार की एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो सारे प्रोजेक्ट्स को, जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्टील है, सीमेंट है, पेपर है, एल्युमिनियम है, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है, तो मैं उसका चेयरमैन हूं। ऐसी स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है जो स्टेट के लिए होती है, लेकिन होती भारत सरकार की है, जो बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को, माइनिंग को, बहुत सारी इंडस्ट्री तरीके की कुछ अलग ढंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको क्लियरेंस देती है, तो मैं उसका भी चेयरमैन। कहने का अर्थ ये, मैंने ये इसलिए बताया
कि मैंने वानिकी और पर्यावरण को केवल एक एकेडमिक एंगल से नहीं देखा है, मैंने उसको देखा है एक फील्ड में जाकर कि क्या होता है और कैसे हो रहा है। मैं यहां इसको एक आलोचना के रूप में ना लें, मैं यहां पहले ही एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है, जो मेरा इतना अनुभव रहा है फील्ड का, आजकल कमेटीज का, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, स्टील के, सीमेंट के, ये सब आते हैं, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एक्सट्रीम व्यू ले जाते हैं, एक बैलेंस व्यू नहीं लेते, जबकि हमारी संस्कृति हमेशा एक समता की बात करती है। हमारी भगवत गीता हमेशा एक सम दृष्टिकोण की बात करती है। ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ा अच्छा लग सकता है कहने के लिए ऋषि रूम में कि नहीं साहब पेड़ मत काटो, नहीं साहब सड़क मत बनाओ, लेकिन जरा उससे तो पूछिए पहाड़ की उस महिला से, हमारी स्वर्ण अनिल जी तो हिमाचल की हैं, कि जिस महिला को बेचारी को अगर 20 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ेगा, जिस महिला को पेड़ से लकड़ी काटने के लिए 20-25 किलोमीटर पहाड़ पर जाना पड़ेगा, और आप कहें साहब सड़क मत बनवाइए क्योंकि पेड़ कटेगा, आप कहें साहब पानी की लाइन मत बिछाइए क्योंकि पानी की लाइन बिछाएंगे तो साहब अगेन पेड़ कटेगा और पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं बेमानी बात है। आपने सबने सुना होगा सरदार सरोवर डैम, कितने साल लगे उसे बनने में। एक पूरा ग्रुप था जो उसको अपोज कर रहा था। अपोज किस लिए कर रहा था? साहब पर्यावरण के नाम पे कर रहा था कि साहब पर्यावरण खराब होगा अगर सरदार सरोवर डैम बन गया। एक चीज देखिए, हमको स्पष्ट समझनी पड़ेगी, कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं हो सकती कि उससे पर्यावरण खराब ना हो। अगर मैं सांस ले रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा हूं और कुछ ना कुछ तो पर्यावरण खराब होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें क्या करना है कि हमें जिसको कहते हैं एक संतुलन बनाना है। और इसीलिए मुझे कई बार क्या लगता है कि जब हम पर्यावरण की अवधारणा की बात करें तो हम इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से जरा थोड़ा सा हट जाए। अन्यथा तो क्या हो रहा है कि हम लोग खास तौर से इधर रिसेंटली, तो पिछले मैं ये कहूंगा 15, 20, 25, 30 साल के अंदर तो ऐसा हो गया है कि कुछ एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो पर्यावरण के नाम पर, वन संरक्षण के नाम पर, ऐसा लगता है उसका एकमात्र एजेंडा ये हो गया है कि हम कैसे देश का विकास रोक दें। और मैं कई बार, मुझे कहने में हिचक नहीं है, मैं तो ये मीटिंग में भी बोल देता हूं, और मैं आपके सामने मुझे बोलना इसीलिए अच्छा लग रहा है कि जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, आप लोग सब एकेडमिशियंस हैं, उनको चीजें करेक्ट पर्सपेक्टिव में ले जाना बहुत जरूरी है। रूमानी स्टाइल से बहुत कहना अच्छा हो सकता है, पेड़ मत काटो। भैया पेड़ नहीं काटोगे तो ये बताइए कि कैसे पेपर आएगा, कैसे सड़कें बनेंगी, बिजली की लाइन कहां से आएगी। इंडस्ट्री मत लगाइए, ठीक है, इंडस्ट्री मत लगाइए तो सड़कें का स्टील कहां से आएगा, एल्युमिनियम कहां से आएगा। क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि जैसे बिल्कुल पहली अवस्था में मानव रहता था वैसे ही रहने लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमको एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मैं कई बार, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग, और उसमें हम प्रबुद्ध लोग सब शामिल हैं, वी नोइंगली, मतलब आई रिपीट दिस सेंटेंस, वी नोइंगली और अननोइंगली बिकम्स टूल इन द हैंड्स ऑफ एंटी डेवलपमेंट लॉबी। और जो एंटी डेवलपमेंट लॉबी, एक बहुत सारी लॉबी दुनिया भर की ऐसी है कि देखिए, अगर आप इतिहास में जाए तो यूरोप ने तो क्या किया, जब औद्योगिक क्रांति हुई उन्होंने अपनी 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर पूरी तरीके से औद्योगिकरण कर लिया। उन्होंने यूरोप ने सारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज खत्म किए और फिर उन्होंने अफ्रीका और एशिया पे कब्जा किया और वहां के भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज ले गए। और अब वो लोग जब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान
और इस तरीके के देश विकसित हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के लिए तो बड़ा आसान है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? चीन में कराते हैं। वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? वियतनाम में करा रहे हैं। वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं? हिंदुस्तान में करा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वो अपने करानी रहे, और फिर इन देशों को, हम लोगों को वो क्या पाठ पढ़ाएंगे? साहब पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का पाठ पढ़ाएंगे। अरे भाई, सारी पर्यावरण की समस्या तो आपने क्रिएट की है, पहले भी आप क्रिएट कर रही थी, आज भी आप क्रिएट कर रहे हैं, और बर्डन उसका जो गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्कों में भी जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर डाला जाता है। मुझे ध्यान है बिल्कुल, जब मैं नौकरी में आया था तो शुरू में जैसे होता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो नॉलेज होती नहीं है, तो अध्ययन के हिसाब से हुई, तो मैंने ऐसे ही एक भाषण में बोल दिया। स्टार्टिंग की बात थी, शायद मुझे मुश्किल से 6 महीने नौकरी के हुए थे, और मैंने कहा दीज फॉरेस्टर्स, दीज आर कटिंग द ट्रीज, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल। तो जब मैं बोल चुका तो हमारे एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, मतलब रिटायर हो चुके थे, डॉक्टर KM तिवारी, उनको पद्मश्री भी मिला था। उन्होंने मुझसे बुला के पूछा, बोले राजीव ये बताओ, तुमने अभी तक कितना फॉरेस्ट घूमा है, कितनी पब्लिक से मिले हो, कितना तुमने वर्किंग प्लान, बढ़िया वर्किंग प्लान। तो मैं क्या बोलता? बोले ऐसा है, ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले बोले थोड़ा पढ़ लिया करो, देख लिया करो कि रियलिटी क्या है इससे। एनीवे, तो खैर, जो मैं जिस विषय पर आज आ रहा हूं, ये मैंने एक भूमिका बनाई कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, कि हमें एक सावधान रहने की भी जरूरत है, जो सो कॉल्ड आर्म चेयर एनवायरमेंटलिस्ट है, जो रियली में पब्लिक को नहीं समझ रहे, गरीब आदमी का दर्द नहीं समझ रहे, रियली पर्यावरण को नहीं समझ रहे, केवल आर्म चेयर के रूप में और कुछ निहित एजेंडे के थ्रू उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर बात करी जाए पर्यावरण की, तो देखिए पर्यावरण का अगर सिंपल अर्थ देखा जाए, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब परिवेश, यानी जो हमारे चारों ओर का परिवेश है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण देखिए, भौतिक पर्यावरण भी है, दूसरी ओर सामाजिक पर्यावरण भी है, आर्थिक पर्यावरण भी है, और सब एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। अब आप आबादी, जनसंख्या घटाने के लिए तैयार ना हो, तो फिर भाई जब आबादी बढ़ेगी तो स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आप जो है कंजर्व करेंगे? आप आर्थिक विकास चाहेंगे और कहेंगे नहीं पर्यावरण भी बचे, तो सब चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक, सामाजिक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर्यावरण पर हमारे प्रभाव, जो भौतिक पर्यावरण उस पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन चूंकि आज का विषय बेसिकली पर्यावरण है, तो यहां पे पर्यावरण के बारे में मैं केवल भौतिक पर्यावरण को ले रहा हूं। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे पर्यावरण का क्या मतलब है? वायु, जल, भूमि, अंतरिक्ष, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब सम्मिलित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स जो भी हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और उनका सबका एक दूसरे पर इंटरेक्शन होता है। जो हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, वो सब यही है कि क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर, क्योंकि साइंस हमने कुछ तो पढ़ी है, भले ही किसी विषय के हों, अगर हम सृष्टि के विकास को देखें तो क्या हुआ था कि साहब सबसे पहले हमारे क्या थे? फिशेज वगैरह आए थे, फिर आपके जो जिसको बोलते हैं उभयचर, ये जो फ्रॉक्स वगैरह ये आए, फिर रेप्टाइल्स आए, इसके बाद फिर एप्स आए, जो मंकीज वगैरह, और फिर मैमल्स आए, और लास्ट में ह्यूमन बीइंग आया। तो अगर देखा जाए तो परमात्मा ने ईश्वर को इसलिए नहीं बनाया कि तो सबको क्रश कर दो। परमात्मा ने ईश्वर को इसलिए बनाया, मनुष्य को, कि भाई देखो, तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है, तुमको सबसे आखिर में बनाया है। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि ना तुम केवल अपना ध्यान रखो, बल्कि जिस चेन से तुम बढ़ के आए हो नीचे से ऊपर तक, उस पूरी चेन का ध्यान रखो। कई बार मुझे लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, ये मेरा घर है। भाई घर मेरा है, लेकिन इस घर पर अधिकार कुछ हद तक छिपकली का भी है, कुछ हद तक कॉकरोच का भी है, कुछ हद तक चींटी का भी है, अगर उसके नीचे दीमक लग रही है। लेकिन हम मानव कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं कि बस ये घर मेरा है।
क्यों? क्योंकि वो कुछ हमारा सामाजिक परिवेश भी ऐसा हो गया है। जैसे लोग कहते हैं ना आजकल कि साहब पृथ्वी माता, तो मैं कई बार लाइट वेन में कहता हूं कि पृथ्वी की सेवा करनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी माता है। मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, पहले भाई आज तो चूंकि मदर्स डे है कि पहले हम अपनी माता की ही हिंदुस्तान में कितने लोग कितनी सेवा करते हैं यही देख लिया जाए, या विश्व में, वो तो शायद आगे की बात है। और इसका शायद कहीं ना कहीं कारण ये है कि क्योंकि जो हम अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपनी मूल अवधारणा है, उससे हम दूर होते चले गए। और जब हमने सारी चीजें, मैं कहूंगा, चौपट कर दी, तो हम एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पहुंच गए। यानी हमने पहले भी गलती की और अब एक दूसरी दिशा में गलती कर रहे हैं। अगर मुझे याद है, जैसे बचपन में ऐसा बताया जाता था कि साहब जब आप उठें तो पृथ्वी पर पैर रखने से पहले आपको बोलना चाहिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादस्पर्शे समश्चवे। यानी क्या मतलब हुआ कि इवन मैं विष्णु की पत्नी के रूप में तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करो। यानी कहीं ना कहीं भाव ये था कि जो पृथ्वी है, जिससे सब कुछ निकलता है, सब कुछ मिलता है, मैं इसे कैसे लीस्ट डिस्टर्ब करूं, और उस लीस्ट डिस्टर्ब के साथ साथ मुझसे क्षमा भी मांगू। क्यों भूमि पूजन होता है? भूमि पूजन किस लिए होता है? हिंदू धर्म में नहीं, औरों में भी होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, मुस्लिम्स में, सब में होता है भूमि पूजन। क्यों? कि हम एक तरीके से कहीं ना कहीं उस पृथ्वी से हम क्षमा मांग रहे हैं कि देखो बहुत ही मजबूरी में हमें आपसे ये चीज लेनी पड़ रही, तो लेकिन उतना ही तो लेना जितना जरूरत है। अब हम अंधाधुंध लिए चले जा रहे हैं, अंधाधुंध दोहन करे चले जा रहे हैं, खनिज हैं अंधाधुंध दिए जा रहे हैं, पेड़ पौधे अंधाधुंध काटे जा रहे हैं अनावश्यक रूप से। और निश्चित रूप से रिजल्ट ये हो ही रहा है कि क्या हो रहा है, जिससे कहते हैं पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। अब दूसरी बात, जैसे अगर बात करें तो पृथ्वी के बाद क्या होता है? जल। हमारे यहाँ जल की बात भी की गई है और जल को बड़ा महत्व दिया गया है। क्यों महत्व दिया गया? और आज भी वही बात हो रही है कि जल से बड़ा प्रदूषण हो रहा है। क्यों प्रदूषण हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? सारा शहर का सब कचरा नदी में डाल देते हैं। जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट के जो है नदी में डाल दे रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, नदी में, समुद्र में जबरदस्त ढंग से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो हम नंबर 1 पृथ्वी हमने चौपट की, नंबर 2 जल हमने चौपट किया। हमारी संस्कृति क्या थी? पृथ्वी माता है, उससे मिनिमम लो जितना जरूरत हो। जल देवता है, उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता है। नहीं, लेकिन साहब कई बार मुझको लगता है, मुझको जैसे व्यक्तिगत रूप से, मुझे बाथ टब बहुत ही एक क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ वाटर लगता है। क्यों लगता है? कि आप कितना पानी भाई वेस्ट कर रहे हैं अनावश्यक रूप से। और हिंदुस्तान में कम, वेस्टर्न कंट्रीज में तो और ज्यादा है, यहां भी एफ्लुएंट क्लास में ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है, जैसे आजकल हम लोग बहुत क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। मैं तो जब भी कोई किसी वर्कशॉप में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि भाई हम जितनी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसके साथ साथ जरा क्लाइमेट जस्टिस की भी बात कर लें। और क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ केवल यही नहीं है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में, इवन विद इन कंट्री भी क्लाइमेट जस्टिस की बात है कि हमारे यहाँ भी दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ में रहने वाला कितना प्रदूषण कर रहा है और एक बेचारा गांव में रहने वाला कितना प्रदूषण कर रहा है। तो हम तो प्रदूषण के, तो ये दूसरी चीज जल हो गई। तीसरी चीज अंतरिक्ष। अगर देखा जाए मॉडर्न साइंस तो बहुत बाद में उन्होंने अंतरिक्ष में ओजोन लेयर और इन सब की बात की। हमारी संस्कृति के अंदर तो बहुत पहले से अंतरिक्ष को भी एक, पहले से उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट था कि भाई अंतरिक्ष में भी शांति। जैसे वो एक हमारे जैसे जो शांति मंत्र पढ़ा जाता है यजुर्वेद का, ओम द्यो शांति रक्षे शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेवा शांति, सामा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। सभी जगह तो शांति की बात कर रहे हैं हम अंतरिक्ष में भी शांति की बात कर रहे हैं, हम वनस्पतियों में भी काम कर रहे हैं, बात शांत कर रहे हैं, हम जल में भी काम कर रहे हैं, हम इवन मनुष्यों के हृदय में भी बात कर रहे हैं। चारों
शांति कब होगी? जब उथल पुथल कम होगी। तो यानी हम अंतरिक्ष की बात आज केवल मॉडर्न साइंस में नहीं, हमारे यहाँ पहले से करते चले जा रहे थे। ये बात दूसरी है कि हम उसे भूलते चले गए। तो ये एक तरीके से आप देखिए, हम लोगों ने पृथ्वी की बात की, वायु की बात की, अंतरिक्ष की बात की, और इसके अलावा हमारा क्या है, आपके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि का हमारे यहाँ एक बड़ा महत्व बताया गया कि भाई अग्नि के अंदर हम अगर आहुति देंगे तो उससे जो बुरी चीजें हैं वो सब नष्ट होंगी। अपनी डॉक्टर स्वर्णाली जी तो पहाड़ की हैं। कई बार आप लोग पहाड़ पे जाते होंगे, देखते होंगे आग जलाई जा रही है, तो लोगों को लगता है ना आग लग गई। कई बार आग लगती नहीं है, कई बार जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फायर की जाती है। क्यों? कि उस फायर से जो और चीजें वो खत्म की जाती हैं जिससे जंगल के अंदर आग ना लग जाए। तो मैं ऐसी सोचने लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसका अंदर उस समय भी कॉन्सेप्ट होगा कि भाई ये कंट्रोल्ड फायर किया जाए, कि अग्नि तत्व एक लिमिटेड वे में एक यूजफुल है, और इसीलिए शायद हमारे यहाँ अग्नि को भी देवता बनाया गया। तो कहने का अर्थ, मैं कोई संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, जैसे मैंने बताया मैं तो एक मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, वृक्ष की बात कर लीजिए, गीता में भगवान खुद क्या कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो कहने का, अगर और जगह देखिए, आप विष्णु पुराण की बात देखिए, मत्स्य पुराण की बात देखिए, कहीं कहा गया है कि एक पुत्र जो है, एक वृक्ष जो है 10 पुत्रों के समान है। तो इस तरीके से कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ इन सारी चीजों को, वृक्षों को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, इन सारी चीजों को हमने धर्म से जोड़ा। अब लोग हमें कहने लगे ये तो बड़े दकियानूसी हैं, बड़े ही पोंगा पंडित हैं, पीपल की जाके पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, हम पोंगा पंडित नहीं हैं, आप मूर्ख हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। हमारे लोग बहुत वैज्ञानिक थे। ये बात दूसरी है, हर समाज में होता है कि हर व्यक्ति उसका वैज्ञानिक चीज नहीं समझ पाता, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को धर्म से जोड़ दिया कि भाई पीपल को तुलसा पे जल चढ़ाइए, पीपल पर मत काटिए, बरगद को मत काटिए। उन्होंने देखिए किन वृक्षों को काटने के लिए मना किया गया, जिनका फॉलिएज बड़ा होता है। जाहिर बात है, फॉलिएज बड़ा होगा तो क्या होगा, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। मतलब बड़ी साइंटिफिक बात है। बड़ के पेड़ को, ऐसा नहीं है कि बड़ के पेड़ के प्रति कोई बड़ा भारी उसमें वो था, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, बड़ या पीपल, क्योंकि उसका फॉलिएज बड़ा है तो जाहिर है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोख रही है, ऑक्सीजन ज्यादा निकाल रही है, इसलिए उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि भाई ये ना कटे। तो ऐसी हमारे यहाँ हमेशा से इस प्रकार की बात की गई। अब ये बात दूसरी है कि समय के साथ साथ, लेकिन मैं यहाँ ये भी अवश्य कहूंगा कि समय के साथ साथ क्या होता है ना, चीजें बदलती रहती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब सारी चीजों को, जिसको मैं कहता हूं कि रीइन्वेंट करना पड़ेगा। क्योंकि केवल इससे भी मेरा लगता है काम नहीं चलेगा कि अगर हम यही कहते रहे कि नहीं साहब हमारे तो वेदों में ये था, हमारे तो पुराणों में था। ठीक था, बहुत अच्छी बात है, अपनी संस्कृति पे गर्व करना बहुत अच्छी बात है, अपने इतिहास पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा भी आखिरकार अगर डिटोरिएशन हुआ तो क्यों हुआ, उसको हम कैसे ठीक करें। इस फैक्टर को भी नहीं नकार सकते कि एक कहीं ना कहीं नैरेटिव, साहित्य की मुझे बहुत ही मामूली सी जानकारी है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट कहूंगा, अगर गलत हो तो क्षमा करिएगा, कि साहित्य में हम देखते हैं एक समय था जब छायावादी काफी एक प्रोमिनेंट था। मैं तो इलाहाबाद में पढ़ता था, तो डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी, और जो छायावादी लोग थे ये काफी प्रकृति की बात करते थे, कीट से, शैली से, इन सबसे काफी प्रभावित थे। ये सब अलग बात है, कुछ लोग आलोचना भी करते होंगे कि शैली ने, जो भी है मैं उसमें नहीं जा रहा, ना मुझे उसकी कोई ज्यादा जानकारी है, ना मैं कोई इसके बारे में कोई एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक समय था जब एक छायावादी चीज का भी साहित्य में बहुत ही प्रभाव था। बाद में क्या शुरू हो गया, हम सब छायावाद से क्या चले गए, यथार्थवाद। भाई यथार्थवाद अपनी जगह सही है, लेकिन जीवन सिर्फ यथार्थ नहीं होता, जीवन में यथार्थ के साथ साथ कुछ आदर्श भी होते हैं। यथार्थ तो ठीक है,
अपनी जगह बिल्कुल सही है यथार्थ, मैं नहीं कह रहा कि यथार्थ गलत चीज है, लेकिन अगर यथार्थ के साथ आदर्श नहीं होंगे तो क्या होगा? तब तो समाज पूरी तरह धर्मित हो जाएगा और समाज एक तरीके से बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉर्मलेस हो जाएगा, और हमें ना अपनी संस्कृति पर कोई गर्व रहेगा, ना अपनी सभ्यता पर गर्व रहेगा, ना अपनी किसी चीज पर गर्व रहेगा। तो ये जो सारी स्थिति है, ये मेरे विचार से कहीं ना कहीं इस दिशा में भी देखना पड़ेगा। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मैं 2-3 बातें सिर्फ जरा कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि आज जो देखिए आवश्यकता है वो क्या है कि, और अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको बोलते हैं रीसाइकिल, रीयूज। जैसे कि पहली बात तो ये है कि हम एक समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि नंबर 1 कि जहां हम लोगों को कंजम्पशन कम करने पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ पर्यावरण की रक्षा बिना, जिसको कहते हैं जब तक हमारा कंजम्पशन नहीं घटेगा तब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। अदरवाइज तो वो जैसे को आपने शायद एडवर्टाइजमेंट ध्यान दिया हो, शायद पता नहीं कोक का आता है किसका आता है ना, जिसमें आता है इस तरह का, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो अब हमें कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा भाई ये दिल मांगे नो मोर, दैट्स ऑल, जो कुछ है एनफ इज एनफ, नो मोर। अब लेकिन अगर हम सोसाइटी में कल्चर पैदा करेंगे ये दिल मांगे मोर, मोर की तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, पर लिमिट। तो हमें अपनी संस्कृति से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी आवश्यकताएं घटा सके, और इसमें जो शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं अगेन एक वर्ड कहूं, हमें बात गरीब आदमी से नहीं कहनी है, हमें जो हिमाचल या उत्तरांचल या मेघालय के जो पहाड़ का जो बेचारा एक रिमोट विलेज में रह रहा है उससे नहीं कहना है कि तुम कब अपनी, हमें बात किससे कहनी पड़ेगी? दिल्ली में जो रह रहा है, जो बॉम्बे में रह रहा है, जो अपर क्लास है, कि भाई तुम अपनी आवश्यकताएं कम करो, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता में अगर 10% भी कटौती होती है तो उसका एक बड़ा भारी इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज जिसको कहते हैं रीयूज, यानी जो चीज है उसको हम बार बार ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज कर सकें। हमारी कमेटी में ही एक मेंबर हैं जो अपने मंत्री थे, डॉक्टर मैं जिसमें चेयरमैन हूँ सेंटर में, डॉक्टर अनंत कुमार जी जो थे, जो पहले मंत्री थे, उनकी मिसेज है वो भी इसमें मेंबर है। तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया शानदार काम किया। उन्होंने अपने बेंगलोर में, उसको बोलते थाल करके है, उन्होंने मैंने भी दिखाया, और जहां उन्होंने 5, 10, 20 बजे उन्होंने जगह जगह वो चलाया, कर्नाटक तो बहुत चल गया, कि कोई भी जिसको कहते हैं प्लास्टिक या डिस्पोजेबल चीज में खाना नहीं खाया जाए, और जो भी हो रहा है वो हम थाली में खा रहे हैं, प्लेट में खा रहे हैं, वो धुल जाएगा। यहां तक वो बता रही थी कि उन्होंने जब अपनी लड़की की शादी की अनंत कुमार जी ने, तो उसमें भी वो यूज किया। अब आप जस्ट कल्पना करिए, अगर हम लोग, आपका माइक म्यूट कीजिए, अगर हम लोग जो भी लोग बैठे हैं ये तय कर लें और लोगों को ये मैसेज दें कि भाई आज के बाद हम कोई भी, भाई नैपकिन हम पेपर का नहीं यूज करेंगे, कपड़े का यूज करेंगे, हम ग्लास में पानी पिएंगे, हम थाली में खाना खाएंगे, हम यानी जो चीज रीयूज हो सकती है, तो आप सोचिए कितना बड़ा वो घट जाएगा। ये छोटे छोटे से पहले, और इसके बाद रीयूज, और इसके बाद क्या कहते हैं, रीसाइकिल। ये आज जो वैज्ञानिक हैं उस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। अब तो देखिए जैसे प्लास्टिक से भी सड़कें बनाने में यूज करा चला जा रहा है। एक शायद आप में से कुछ लोगों को निश्चित रूप से जानकारी होगी कि नितिन गडकरी जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है और बोलते हैं इस चीज को वेस्ट टू वेल्थ। मेरे उनसे इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे काफी देर वो बताया भी कि वेस्ट टू वेल्थ यानी क्या। उन्होंने कहा कि पानी पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम नागपुर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसका जो सीवर वाटर है उसको सेल करता है और उससे करीब बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, 300 जो भी था, 300 350 इतना रुपया मिलता है। यानी नगर पालिका को, जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको फायदा हुआ। इंडस्ट्रीज जो हैं अभी जो नदी से पानी लेती हैं या ग्राउंड वाटर लेती हैं, वो ग्राउंड वाटर या नदी की जगह उन्होंने क्या करना शुरू किया, वेस्ट वाटर खरीदना शुरू किया। तो उस चीज से मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने जो कमेटी है उसमें हम लोग अब इंडस्ट्रीज से इंसिस्ट करते हैं, जो भी स्टील, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है सीमेंट स्टील इंडस्ट्री में, कि भाई आप वेस्ट वाटर भी ज्यादा से ज्यादा लो।
क्योंकि ग्राउंड वाटर आप लेंगे तो ऑलरेडी भूजल जो है तेजी से घटता चला जा रहा है। अगर आप नदी का पानी लेंगे तो नदी भी हमारी कम होती है। तो यानी जो वेस्ट टू वेल्थ जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पर्यावरण के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो इतना ही क्या, ध्वनि प्रदूषण है भाई, ध्वनि प्रदूषण हम सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा, ध्वनि प्रदूषण करना है, हम खुद शुरू तो करें ना कोई चीज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, everybody of us should try not to be an armchair environmentalist, rather we should be a practical environmentalist। केवल कहना साहब ध्वनि प्रदूषण ना हो, अरे भाई आप अपने घर तो शादी और फंक्शन के अंदर बच्चे की बर्थडे में डीजे बजाएंगे और बाहर कहेंगे साहब ध्वनि प्रदूषण ना हो। जब आप दूसरे का चलेगा तब तो कहेंगे पुलिस, हाई कोर्ट का आदेश है, पुलिस 10 बजे क्यों नहीं बंद कर दे रही। जब आपके घर पे खुद पार्टी होगी तो सोचेंगे कैसे 10 की जगह 11 बजा दें, 12 बजा दें। तो कहीं ना कहीं मुझे बाइबल का एक सेंटेंस है, बहुत ही बढ़िया लगता है। उसका एक सेंटेंस है, वो है व्हाट यू आर साउंड सो हाई दैट आई कांट हियर व्हाट यू से। व्हाट यू आर साउंड सो हाई दैट आई कांट हियर व्हाट यू से। यानी हम कहने को तो कुछ कहते रहे लेकिन करें बिल्कुल उल्टा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जिसको कहते हैं कथनी और करनी में जितना मिनिमम गैप होगा, शायद जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई क्यों ना ले लीजिए, हम भी प्रगति करेंगे, हमारा समाज भी प्रगति करेगा, हमारा राष्ट्र भी प्रगति करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारी भारतीय में एक, मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा कि वो मुगल काल की वजह से हुआ, ब्रिटिश काल की वजह से हुआ, जिस भी वजह से हुआ, लेकिन हजारों साल से ये बहुत विकृति आई कि हम लोगों के, जो हम लोग जिन लॉफ्टी आइडियाज की बात करते हैं, जिन वेद और उपनिषदों की बात करते हैं, उन बात करने में और जो हमारे व्यवहार में है उसके अंदर बहुत ही एक गैप हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने तो इसको बहुत ही प्रखरता से कहा, उन्होंने एक आलोचना भी की कि भाई, उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कही कि हम एक और बहुत ही कण कण में ईश्वर की बात करते हैं और दूसरी ओर हम मानव मानव में भी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो कहने का मेरा सिंपली जो सोचना है वो ये है कि दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं। नंबर 1, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं उसको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर समझने की और दूसरों को समझाने की, और नंबर 2 चीज ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेने की हर स्तर पर जो व्यवहारिक हों और जिससे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग रोक सकें। मेरे विचार से मेरा समय शायद इतना ही होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, जितना इसने बताया। और बाकी आपके अगर कोई भी प्रश्न होगा या कुछ होगा तो मैं उसका, कोई भी डिस्कशन होगा, प्रश्न होगा तो मुझे कोई उसका उत्तर, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल सी टॉक रखना चाह रहा था रादर देन फॉर्मल, लेकिन ठीक है, एक आपके आदेश था तो इसलिए मैं इस तरीके से बोला। धन्यवाद जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान पटल पर प्रस्तुत किया। निश्चित ही हम व्यवहारिक रूप से अगर देखेंगे तो हमारे पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं से सादर आग्रह करूंगी कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आदरणीय राजीव कुमार जी से आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न आपके सादर आमंत्रित है। जी नमस्कार, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। प्लीज। जी नमस्कार, मैं सुनील बादल हूँ, रांची झारखंड में रहता हूँ। मैं आपकी बातों से पहले तो सहमत हूँ और बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत ही व्यवहारिक बातें आपने कही। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जो एक बड़ा समुदाय है वो जल जंगल जमीन के नाम पर विरोध करता है विकास कार्यों का, दूसरी तरफ जो सरकारें हैं और खासतौर पर जो खनन उद्योग में लगे हुए लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा उदाहरण नहीं दिया है। यहाँ पे दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड, बिहार और बंगाल में जहां जहां पर ये नदी गुजरती है
और जहाँ इसका अवशेष पानी का बहता हुआ जाता है, वहां पर इतना प्रदूषण हुआ है कि ये सबसे खतरनाक नदियों में, सबसे प्रदूषित नदियों में इसकी गिनती होती है। एक तरफ आम जन जो है उनको हम बार बार प्रेरित करते हैं कि आप पेड़ लगाइए, जैसे आपने कहा, और पेड़ बचाइए। दूसरी तरफ जो बड़े उद्योग हैं और अंधाधुंध जो पैसे देकर जैसे तैसे पर्यावरण के जो मानक हैं उनका उल्लंघन करते हुए फर्जी जाली सर्टिफिकेट वगैरह बनाकर जो लोग उद्योग धंधे बैठा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए कि भविष्य में प्रदूषण थोड़ा कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एक सीमित रूप में हम कर सकते हैं, मैं आपको उससे शेयर करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि सारी समस्याएं केवल हम एक समस्या को और एक जगह दोष देकर काम नहीं चल सकता। हम अगर सिर्फ ये कहें कि इंडस्ट्रीज ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, लेकिन जो हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, इंडस्ट्री, देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स के एंगल से देखें तो चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई पर, मांग और पूर्ति के आधार पर। जब किसी चीज की जितनी ज्यादा आपकी डिमांड होती है तो पूर्ति उस हिसाब से इंडस्ट्रीज बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक और अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमें क्या करना होगा कि कंजम्पशन कम करना होगा। कंजम्पशन किसे करना, कम करना होगा? हमें आपको करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू इंडस्ट्रीज, अगर आपने इंडस्ट्रीज की बात की और दामोदर वैली की बात की, देखिए मैं झारखंड के, मेरे पास काफी केस आते हैं और वहां की इंडस्ट्रीज खूब, स्टील इंडस्ट्री वगैरह झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन एवरेज टाइप की इंडस्ट्री है। ज्यादा बड़ी तो उड़ीसा और उत्तर की ओर है, झारखंड में इतनी बड़ी तो नहीं है। हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब स्टील इंडस्ट्री कोई लगती है, दो कारण है। एक तो ये कि ये जब कोई आदमी इंडस्ट्री लगाने के लिए जाता है तो बहुत सारे एक ऐसे एक्टिविस्ट ग्रुप हैं कि वो उसको, उन्हें ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैंने व्यवहारिक रूप से देखा है कि उन्हें ऐसा नहीं है कि बहुत ही जनता से या वहां के गरीब लोगों से या ट्राइबल से कोई बहुत बड़ी सिंपैथी है। केवल वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, और अगेन दूसरी बात मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विदेशी ताकतों के हाथ में इनडायरेक्टली खेलने के लिए वो ये काम करते हैं। आखिरकार क्यों सरदार सरोवर डैम इतने साल बाद क्यों बना तो सही ना। अल्टीमेटली जब आप किसी प्रोजेक्ट को साल, 2 साल, 10 साल लीड करते हैं तो क्या होता है, उसकी कॉस्ट ही तो बढ़ती है और तो कुछ नहीं होता। वो कॉस्ट कौन बियर करता है? हम और आप करते हैं। अगर इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका जो वो क्या करेगा, उसकी जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर पर ही तो पास ऑन करेगा, और क्या करेगा। तो अब इसमें देखिए 2 एस्पेक्ट है। नंबर 1 कि पहली बात, पब्लिक को सचेत होना पड़ेगा और जेन्युइनली सचेत होना पड़ेगा कि भाई तुम पॉल्यूशन क्यों क्रिएट कर रहे हो। गवर्नमेंट को सचेत होना पड़ेगा। क्या होगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कहीं ना कहीं एक ईमानदार, पारदर्शी और सही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और इन सब का, क्योंकि केवल हम ये कह दें कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये शायद थोड़ा सा हम लोगों का कई बार कुछ एक रैश कमेंट हो जाता है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि आखिरकार जो इंडस्ट्रीज हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनको हम जो भी कहते हैं, वो दिन चले गए जब आप जो है बैठे बैठे 10 गाली पूंजीपतियों को दे दें कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार तो हर काम नहीं कर सकती। क्या सरकार तो सारे स्टील प्लांट नहीं लगा सकती कंट्री में? अभी इंडिया चाइना से कितना, मेरे ख्याल से 1/10 भी नहीं है जितना इसका स्टील प्रोडक्शन। हमें अधिकतर चीजें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर इंडस्ट्रीज को पुश देना पड़ेगा। अगर हम हर जगह रोड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज
ये इंडस्ट्री का फोरम नहीं है, लेकिन मतलब एक दूसरे एंगल से कह रहा हूं, कहीं ना कहीं वो कैसे कंपीट करेंगे चाइना से। और यही कहीं ना कहीं हो रहा है, जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हम तो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इंडस्ट्री का, वो उसकी बात शुरू होती नहीं कि 10 शिकायतें शुरू हो जाएंगी। किसी तरह मिल भी गई इसी तो कोई कोर्ट से चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। एक मतलब जो काम एक आइडली शायद 4 या 5 महीने में हो सकता है, वो काम 2-2, 3-3, 4-4 साल लग रहा है। और मुझे लगता है जो हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इस चीज के प्रति वेल अवेयर है और कोशिश कर रही है कि इस दिशा को सुधारा जाए। लेकिन हमें और आपको जो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो सही लोग हैं उनको प्रोत्साहन दें, जो गलत लोग हैं उन्हें एक्सपोज करें। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है, हम 2 बातें मैं कहता हूं कि हमें 2 चीजों पर स्टिक करना है इंडस्ट्रीज को। नंबर 1 कि भाई हम तुम्हारा काम जल्दी करें। तुम्हें अगर क्लियरेंसी चाहिए, होना ही चाहिए सरकार का कि क्यों नहीं 1 महीने में दे दी जाती, क्यों नहीं 2 महीने दी जाती, क्यों साल भर लगता है, क्यों 2 साल लगता है। दूसरी चीज, हम तुम्हारा काम जल्दी करेंगे। तुम्हें क्या करना है, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल और जो संभव हो सकते हैं मेजरमेंट्स, तुम्हें वो लेने होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 चीज जो मैंने एक शब्द यूज किया था, क्लाइमेट जस्टिस, उसको हम इस रूप में कहते हैं कि एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं CR, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो CSR अलग होती है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। तो जब कोई प्रोजेक्ट क्लियर होता है तो उसमें कहते हैं कि पब्लिक से वो डिस्कस करके और फिर वो एक प्लान बनाते हैं, दैट इज नोन एज CR। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप CR ज्यादा से ज्यादा रखिए, जिससे जो लोकल पब्लिक है आपके चारों ओर, उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। अब लेकिन इसमें क्या, पब्लिक को विजिलेंट होना पड़ेगा। ये ना हो कि वो CR सरकार ने तो रखवा दी, हम लोगों ने तो रखवा दी, लेकिन उस CR ना पब्लिक को पता नहीं। वहां केवल जो जिसको कहते हैं नॉन जेन्युइन टाइप के लोग हैं, वो सिर्फ उसका फायदा उठा ले, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई एकदम स्टेट तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन इन सब एक कलेक्टिव रूप में सरकार को, NGO, सरकार को, एकेडमिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सब जनमानस को, जो लोग एक राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, जो विकास भी चाहते हैं, पर्यावरण संतुलन भी चाहते हैं, उन सबको मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद कुछ सुधार हो सके। और एक चीज देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, मुझे बड़ा क्लियर है इस मामले में है, हम कुछ भी कह लें, अगर हम अपनी जो अंधाधुंध आबादी बढ़ रही है, इसको अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। मैं तो कम से कम मेरे समझ में नहीं आता कि कैसे हम धरती माँ पर बोझ हटाएंगे, या कैसे पेड़ पौधे कम काटेंगे, या कैसे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। जी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बढ़िया व्याख्या की आपने। आप सभी को नमस्कार। विशेष रूप से मेरे गुरु जी हैं आदरणीय सुंदर शर्मा जी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने ही इस मंच से मुझे जोड़ा भी है। मैं उनके प्रति भी सादर आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। जी धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप जी का कोई प्रश्न है शायद, आप आमंत्रित है प्रदीप जी। प्रणाम सभी को, अभिनंदन। प्रश्न नहीं, अगर आप मेरी 2 संवेदनाएं अगर सुनना चाहें 3 मिनट के अंदर तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। प्रश्न नहीं है। हाँ नहीं, कोई प्लीज। जी देखिए, सभी जितने भी बैठे हैं विचार से, बौद्धिक रूप से बड़े समृद्ध हैं, अच्छी बातें करी और पॉजिटिव विचार सबके रहे, अच्छे रहे। और सभी चाहते हैं कि ये पर्यावरण जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए हम क्या करें। हम सभी चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण सबसे बड़ा मित्र है मानव सभ्यता का। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को क्षति होगी तो दूसरे को भी होगी। एक दूसरे के प्रति बनाए रखना सबका कर्तव्य है। अब बात पर्यावरण की क्यों हुआ ऐसा, तो मैं समझता हूं कि जब से हमने जो विकास की जो अंधाधुंध दौड़ है, इसमें जब से हमने प्रकृति को मित्र मानना छोड़ दिया है, तब से हमारे साथ में ये तकलीफ कुछ ज्यादा हो गई। हम प्रकृति को प्रकृति नहीं समझते, हमारे लिए कितना जरूरी है वो भी नहीं समझते। अब बात आ रही हम क्या करें। हो गई, नुकसान है, लेकिन जरूरत है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा,
सरकारें क्या कर रही या कोई संस्थाएं क्या कर रही। मैं समझता हूं सब अपना कार्य अपने प्रति ईमानदारी से करते हैं। देखिए, विकास होगा तो औद्योगिकीकरण लाजमी है, होगा। औद्योगिकीकरण होगा तो शहरीकरण भी होगा, और इन सब में पर्यावरण को नुकसान होता ही है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रयत्न किए भी गए हैं और उसके उदाहरण भी हैं कि हम जैसे अगर प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो प्रकृति के जो कमी होती है उसकी पूर्ति भी करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लगभग 20-22 लोग हैंगे। मेरा एक आत्मनिवेदन स्वीकार कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। जैसे अभी आदरणीय बोल रहे थे कि हम औरों के लिए डीजे पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ध्वनि प्रदूषण हमारे घर में होता है तो हम नहीं करते। ऐसे ही कई चीजें हैं। 2 चीजें मेरे ख्याल से ऐसे स्तर पे हैं, इसके लिए ना किसी योजना की जरूरत है, ना किसी विशेष धन की जरूरत है, ना किसी विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ हमको अपने प्रति जवाबदेही की। वो सबसे पहला है, हम प्लास्टिक का बैन करें, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। ये सबसे अच्छी बात है। हम लोग कहते हैं, सरकार भी अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन प्लास्टिक क्यों आ रही है इसके बावजूद ही, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उसकी आदरणीय प्रदीप जी, मैं आपको यहाँ क्षमा के साथ रोकूंगी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम एक निर्धारित समय सीमा में तय होता है। और मैं आपने जो अपने विचार रखे वो सहर्ष स्वीकार है। 2 सेकंड में अपनी बात, अगर 2 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकते तो एक पौधे का लगा करके उसको करें, और अपनी पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दें, तो हम काफी कुछ तक सार्थकता कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, मेरे विचार को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो हम पेड़ लगाना, अगर प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ का संरक्षण करता है, उसको पोषित करता है, तो आने वाली पीढ़ियां इस पर्यावरण के साथ अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हमारे बीच स्वर्ण अनिल जी, डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी अध्यक्ष उद्बोधन के लिए उपस्थित हैं। और आदरणीय स्वर्ण अनिल जी एक शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं, कलाकार हैं, और संस्कृति की अध्येता के साथ वो एक व्याख्याता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। और उन्होंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली से कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में हिंदी की सीमाएं और संभावनाएं विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हमारा पटल सुशोभित है कि आदरणीय आप हमारे बीच आज अध्यक्षीय वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आपने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीए किया है। आप ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन पर निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक एवं कलाकार की भूमिका निभा चुकी हैं। आदरणीय, आपने 28 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन कराया है, और आपने कई सारी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आपके सानिध्य में हुआ है, जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से निकलने वाली गवेषणा, प्रवासी जगत आदि पत्रिका प्रमुख है। आपने संवाद पत्र और शैक्षणिक उन्मेष आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इसके साथ ही आपने प्रकर्षी और मयूख नामक मासिक पत्रिकाओं के साथ। योगिता जी, मैं रोकूंगी, हमारे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है राजीव जी के सामने कुछ भी, ठीक है? तो हम समय सीमा अपनी देख लें, मैं आपको रोकूंगी, मेरा परिचय उस लायक नहीं है इतना। मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं सहायक प्राध्यापक हूँ, और आपकी पुस्तकों के प्रकाशित के बारे में तो जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि इस पटल पर हिंदी के बहुत सारे प्राध्यापक जुड़े हुए हैं। आपका एक लघु कथा संग्रह है, एक जोड़ी आंखें, गंध मुट्ठी की रेत आपका काव्य संग्रह है। साथ ही आपने 7 बहनों की लोक कथाओं का प्रकाशन भी किया है। ये लोक कथाएं निश्चित ही मैंने इनका अध्ययन नहीं किया है, पर मैं समझती हूँ कि लोक कथाओं की बात है तो पर्यावरण की विशेष भूमिका लिए हुए ये लोक कथाएं होंगी, क्योंकि लोक में ही पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया जाता है।
भोर की सुबह के साथ जहाँ चिड़ियों की चहचहाट की बात होती है, वहां हम पर्यावरण संरक्षण की सीख प्राप्त करते हैं। घट्टी की गड़गड़ के साथ जब अनाज पीसती महिलाएं भोर की बेला में जब गाती है, तो वो तुलसी माँ के गीत गाती है, पीपल के संरक्षण के गीत गाती है, और बड के संरक्षण के गीतों को भूला नहीं जा सकता। तो आपने ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों से हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। आदरणीय, आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। जी जी जी, स्वागत है आदरणीय जी। वास्तव में अगर जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, जैसा हमारा मूल विषय आज का था, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, और फिर उसमें संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, उसको देखते हुए। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि राजीव जी से अच्छा कोई और जिसने जमीनी धरातल पर काम किया हो, उसका अनुभव कुछ और होता है हमेशा। वही बात जो पहले उन्होंने कही कि पर्वत में रहने वाले लोग, उनसे पूछिए पेड़ की क्या जरूरत उनको है, क्यों काटते हैं वो पेड़, और एक शहर में रहने वाला वहां से बैठ के भाषण देता है। तो वो जो व्यवहारिकता है, वो व्यवहारिकता इनके व्याख्यान में जो आई है पूरी, उसके पीछे मैं जो बहुत बड़ा कारण मानती हूँ, वो मैं मानती हूँ कि प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता है राजीव जी की, वो इसके लिए उत्तरदायी है। और फिर इतना बड़ा जो इनका कार्यकाल रहा प्रकृति के, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत जरूरी मानती हूं मैं, कि इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में 100 लाख पेड़ लगाने का पर्यवेक्षण शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया। ये काम राजीव जी ने किया। और इन्होंने, क्योंकि मैं FRI देखकर आई हूँ, मैं बात कर रही थी, जब व्यक्तिगत स्तर पे भी बात करती हूँ, वहां आप जाइए कभी देहरादून में, उसमें जो म्यूजियम बनाया गया है पेड़ों को लेकर, संरक्षण को, प्रकृति का संरक्षण कैसे होता है वहां समझ में आ जाता है। मतलब एक एक छोटे कीट, उनके वहां पर आपको मिलेंगे स्पेसिमेन, उससे लेकर और पेड़ की आप उम्र कैसे गिनते हैं। और सच में लगता है वो पेड़ जो हम कहते हैं ना कि हमारा कुटुंबी है, हमारा आत्मीय है, वो आप एक बार वहां जाकर देखा, ये FRI में जो वहां कार्य होता है, जिस ढंग से होता है देहरादून में, मतलब मेरा तो वो एक फर्स्ट हैंड अनुभव है जो उससे जुड़ा रहा। और ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच आज है जिन्होंने उस समय से जो वनों के साथ लगने वाले गांव हैं, वो गांव के लोग जिनके बारे में शायद किसी ने उतने विस्तार से नहीं सोचा होगा, इन्होंने वन की संपत्ति से, वन की संपदा से वो गांव के लोग कैसे संपन्न हो। बार बार आप देख रहे होंगे कि उनके व्याख्यान में सिर्फ पर्यावरण संरक्षण जब बात आती है तो सामाजिक भी आई, आर्थिक भी आई, छोड़ा नहीं है, क्योंकि यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी परंपरा में जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे ऋषि मुनि करते रहे, तो वो पर्यावरण संरक्षण ऐसा वाला नहीं था जो आज हमें दिखाई देता है कि भाषण बड़े बड़े दे दीजिए और फिर आप जाके नैपकिन लीजिए, पेपर लीजिए, मतलब जिसका कोई ऐसा, हम लोग कपड़े से, रुमाल से पोछा करते थे, एक अंगोछा रखा जाता था कपड़े का, वो सब छोड़ दिया हम लोगों ने, पश्चिमी जो सभ्यता के अनुकरण हम करते रहे। तो इतना सारगर्भित अपने निजी अनुभवों से जुड़ा हुआ जो राजीव जी का ये पूरा व्याख्यान था, जिसमें उन्होंने एक नहीं बहुत सारी वो जो धरातल पर जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, जैसे अब झारखंड से जिन्होंने प्रश्न किया वो भी बहुत सटीक प्रश्न था, मगर यही भ्रांतियां मन में जो आती हैं, उन सभी भ्रांतियों का निराकरण, मुझे लग रहा था प्रश्नों का जरा सा लंबा समय हम देते राजीव जी को तो बहुत सारे और लोग भी पूछना चाहते हैं। मेरा बोलना उतना जरूरी नहीं है इसमें इतना, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण को लेकर हमें, हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, मगर जो राजीव जी ने जोड़ा है वो सीधा जोड़ा है भारतीय संस्कृति से। और हम वो 5 तत्व मानते हैं जो हम लोग तो ऐसे याद करते थे। अग्नि, सीधा सा कहूँ राजीव जी, हम लोगों का याद करने का ढंग यही था, ये अग्नि तत्व है, इसके बाद ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, ये 5 तत्व। ये हम लोग की जो मुद्राएं बनती हैं योग की, वो सब मुद्राएं इसी से जुड़ती है। अग्नि और वायु चाहिए, या अग्नि और पृथ्वी चाहिए, अग्नि और जल चाहिए। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैं कि आपने जो 5 तत्व लिए, वो तत्व जब उसकी बात हमारे ऋषियों ने की, जो हमारी संस्कृति में की जाती है, तो वो 5 तत्व ब्रह्मांड में भी माने गए और इस पिंड में भी माने गए।
और इसका संरक्षण अगर हम चाहते हैं कि ये पिंड का संरक्षण करें, मानव अपनी जाति को बचाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को भी बचाना होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उसके बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है कि दोहन इतना नहीं कर ले, हम माँ से उतना ही ले जितनी उसकी क्षमता है। माँ, जब अब मातृ दिवस की बात की जो मनाया जाता है, तो अगर हम देखें तो माँ का दोहन उतना ही कर सकते हो जितने उसमें प्राण है, उससे ज्यादा नहीं खींचता। मतलब माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है उसकी एक उम्र होती है, सारी उम्र नहीं दोहन हो सकता उसका। तो ऐसे पृथ्वी माता जो है, धरती माता, जब हम कहते हैं वो हमारी माँ है, तो भारतीयों का जो वास्तविक जो प्रकृति के प्रति जो वो दायित्व समझते थे, अगर हम उसी पर वापस लौटने की कोशिश करें तो बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पहाड़ से हूँ, वो जो एक आग लगाई जाती है और जिसपे कंट्रोल होता है, हमारे पूरे पूर्वोत्तर अंचल में चले जाइए तो वहाँ झूम खेती होती है, झूम खेती कहते हैं। उसमें आप लोग जानते हैं कि जब फसल पक जाती है तो आग लगा दी जाती है। उसके बाद क्योंकि वो जो आग है, वो जो डंठल वगैरह जलते हैं, उसको भी खेती में फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर नई खेती उस पर उपजाई जाती है। और काम हो रहे हैं, मगर सिर्फ सरकार करेगी वो नहीं होगा। ये जुड़े हैं बहुत सारी संस्थाओं से, मगर कर रहे हैं अपने स्तर पे। आपका काम तो खैर जिस स्तर का है उस स्तर पे हम लोग नहीं पहुंच सकते, सीधी बात है। अपनी कोशिश है, हाँ, जानने की कोशिश है जितना आपने किया। मगर हाँ, मध्य प्रदेश के, क्योंकि मैं, जैसे आपने योगिता जी ने पुस्तक की बात की, तो मेरी पुस्तक जो है एक सुहाना सफर स्वच्छता का करके मैंने लिखी थी, तो उसमें मेरा ध्यान सीधा पर्यावरण पे गया। स्वच्छता पे जब बात करने लगी थी तो उसका, वहां से मुझे कहा गया प्रकाशन विभाग से कि आप इसकी श्रृंखला लिखिए। तो जो दूसरी लिखी तो मैंने उसमें इंदौर को केंद्र बनाया था, क्योंकि इंदौर में दलदली जमीन पर, वहां जो दलदल की जमीन है, वहां मांडला का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दलदली माँ की पूजा करते हैं आदिवासी। और क्यों करते होंगे, मेरे मन में हमेशा ये आता है क्योंकि दलदल में बहुत से कीट, बहुत से जीव पनपते हैं, बहुत सी प्रजातियां होती हैं। ऐसे ही वहां पर सिवनी में जो पूरा दलदली क्षेत्र था, उसको आयुर्वेदिक दवाओं की, पौधों के उत्पादन से जोड़ा गया। तो पर्यावरण के संरक्षण में हम सबको जुटना होगा। और जैसा आज राजीव जी ने बताया है, उसमें ये नहीं है कि हम एकदम वो पश्चिमी दृष्टिकोण ले लें कि पहले हमने तो दोहन पूरा कर लिया, अब जो बाकी देश हैं वो दोहन नहीं करेंगे, उन पे हम इल्जाम लगाएंगे। तो वहां भी लोगों को अपना कार्य जिस ढंग से करना है, अपनी जरूरतों को समझना, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए हर चीज की। और उस सीमा के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण हम खुद करते हैं। और हम फिर उस धरती के लोग हैं जहां पर वो सुबह उठ के, जैसे कहा ना, धरती को उठने से पहले प्रणाम करते हैं, चींटियों के लिए भी आटा डालते हैं, चिड़ियों के लिए भी हम लोग अनाज की व्यवस्था, अब गर्मियां शुरू होती हैं तो पानी बाहर रखा जाता है, अनाज की कहाँ से पंछी लेगा। मगर हाँ, सबका सम्मिलित रूप, जो जिसकी बात बार बार की राजीव जी ने, कि एक सम्मिलित रूप से सबका ही संरक्षण होगा, तब पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो मैं मानती हूँ कि जो कुछ राजीव जी ने आज हमें बताया वो बहुत व्यवहारिक जमीन पर उतर कर बताया है। वो कोई कपोल कल्पना की बातें नहीं की कि जिसमें सिर्फ एक बहुत बड़े बड़े आदर्शवादी भाषण दे दिए गए। ये जमीन पर उतर कर कहा गया सत्य है, इसलिए हमें उसे समझना होगा, गहराई से समझना होगा। और ये मानती हूँ कि हमारा सौभाग्य रहा कि हमें राजीव जी का सानिध्य आज मिला है। और इन्होंने बहुत सही, बिल्कुल जैसे उंगली रख के बताना चीजों पर कि किस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान हो जाता है कि पेड़ मत काटिए जी, उसके बदले में क्या करें भाई, कैसे करें। तो वो भी सारी समस्याओं को, और सिर्फ एक पर्यावरण को जो है वो पूरे परिवेश से जोड़ा है। उस परिवेश में हमारा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत सारे परिवेश आ जाते हैं। तो आपने जिस ढंग से समझाया राजीव जी, उसके बाद मेरा कुछ कहना बनता नहीं। बस मैं यही कहूंगी कि हमारा सौभाग्य रहा कि, और सच में बताऊं तो मैं राजीव जी के बारे में अगर कहना शुरू करूं तो इन्होंने जो पर्यावरण के लिए काम किए हुए हैं, वो काम अभी तक भी जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अतीत की बात हो गई, आज भी जो चल रहे हैं वो बिल्कुल जमीनी स्तर के काम है। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे जो अखिल भारतीय, जो हमारा ये राष्ट्रवादी लेखक संघ है, कि आपने आज समय दिया है और बहुत ही साधारण भाषा में, सरल ढंग से चुनौतियां भी समझाई पर्यावरण के लिए, भारतीय दृष्टि भी समझाई, और उनके समाधान भी आपने बताए हैं। आपके लिए बहुत आभार। धन्यवाद। मेरा खुद का बड़ा सौभाग्य रहा कि आप सब लोगों से मुझे, जिसको कहते हैं ना, वार्ता करने का, और जिसको कहते हैं ना,
हार्ट टू हार्ट बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। योगिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। निश्चित ही आदरणीय राजीव जी ने जहां हमें इतना अच्छा सारगर्भित व्याख्यान से हमें हमारे पटल पर आज सभी लोगों को लाभान्वित किया, और उनकी जो सेवाएं है वही मैं उनका परिचय पढ़ रही थी, तो वाकई में कि मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकती। उन्होंने इतना कुछ पर्यावरण के लिए किया है, और एक संस्था नहीं कई संस्थाओं के माध्यम से और उन्मूलन के माध्यम से उन्होंने कई परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। निश्चित ही पर्यावरण के लिए आपका समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम आपके आभारी हैं कि आपने पर्यावरण के लिए इतना कुछ किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय स्वर्ण अनिल जी से मैं सादर अनुरोध करूंगी कि मैम आप मानद उपाधि के लिए की घोषणा के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है मेरा ये, कि जो भी हमारे इस अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़ता है उनको हम मानद सदस्य बनने के लिए उनको आग्रह करते हैं, और उसके लिए हम एक पत्र देते हैं। तो अगर आपकी हमारे आज के कार्यक्रम आदरणीय आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आलोक वहां से कर रहे होंगे, ठीक है ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो नए लोग जुड़ते हैं हमारे, तो उनको हम एक मानद सदस्यता यहाँ से देते हैं अपने मंच की ओर से। तो आज क्योंकि राजीव जी हमारे बीच हैं, तो आदरणीय राजीव जी आपको भी कहूंगी, और योगिता जी आप भी हैं, तो ये आग्रह रहेगा कि अगर आप स्वीकार करें तो हम अभी आभासीय मंच पर आपको देना चाहते हैं मानद जो उपाधि है सदस्यता के लिए। और आपकी आज्ञा है क्या? नहीं, मेरा ये सौभाग्य है। बस एक अनुरोध है जी कि जो मेरा नाम है उसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, इसमें राजीव कुमार नहीं, मैंने राजीव कुमार करवाया हुआ है। आप देखिए अतुल जी नहीं, क्या नाम इसका, मंजू जी दूसरा वाला दीजिए आप, मैंने इसीलिए बदलवा लिया था। आप देखिए राजीव कुमार जी के नाम से होगा। जी वो रखिए आप उसमें, मैंने बिल्कुल बदलवा दिया था। जी क्योंकि हम जानते हैं जो प्रचलित नाम होता है उसी से पहचान होती है। मेरे साथ भी यही है कि स्वर्ण अनिल तो लोग जानते हैं। सर को हम मेल करेंगे, वो सर वाला ओरिजिनल वाला कर देंगे। जी कोई बात नहीं। हालांकि मेरा सरनेम यही है गुप्ता, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ राजीव कुमार है। जी नहीं, मैंने ये बिल्कुल ये बन चुका है, मुझे बना के भेज दिया गया था, तो वो है हमारे पास में, तो आपको वही भेजी जाएगी आपके नाम से। और योग्यता जी आपकी स्वीकृति है? जी आदरणीय, ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं आप दोनों अतिथियों का कि आपने अगर हमारे यहाँ इस जो हमारा ये संघ है छोटा सा, राष्ट्रवादी भावनाओं को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं, वही हमारा उद्देश्य है। आप भी अपने अपने स्तर पर यही कर रहे हैं, और आपने आज ये यहाँ जो हमारी सदस्यता है ये स्वीकार की है, तो हम धन्यवादी हैं आपके। और हमारा आग्रह रहेगा कि आगे के कार्यक्रमों में भी आप जुड़ेंगे इसी तरह से, और एक इस परिवार का एक हिस्सा बनकर सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आपको मैं राजीव जी आपको बधाई देना चाहूंगी, और इस पटल के सभी लोग आपको बधाई देना चाहेंगे निश्चित रूप से। तो आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आवासीय मंच पर जितने भी सदस्य हमारे बीच जुड़े हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, बहुत धैर्य के साथ इतनी जो अमूल्य हमारी व्याख्यान की नीति थी उसको ग्रहण किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ से जिन लोगों को देख पा रही हूँ उनमें अनामिका जी है, आदरणीय सुमन दीदी है, आदरणीय डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, आदरणीय मनीषा जी, आदरणीय मंजू जी,
और आदरणीय अनिल जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी जो उपस्थित सदस्य हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप आगे भी इस मंच पर जुड़ते रहे और इस व्याख्यान माला को सफल बनाते रहे। सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय हमारे जो कार्यक्रम के आयोजक हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय सोमदत्त जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम से जोड़ने का शुभ अवसर प्राप्त कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल्याण मंच के साथ इस कार्यक्रम की समापन की अनुमति चाहूंगी हमारी अध्यक्ष से। क्या आदरणीय आपकी अनुमति है? जी जी बिल्कुल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के साथ कार्यक्रम का समापन मैं करना चाहूंगी। आप सभी भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे ओम शांति शांति शांति। सभी का कल्याण हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार और सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मातृ दिवस की शुभकामनाएं मैम। चरण स्पर्श। सबको सबको सभी को मातृ दिवस को आशीर्वाद रहेगा। सबसे बड़ी बात है ना कि आज मातृ दिवस भी था, कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ा बात क्या है कि आप हमारी आदर्श है। मैं काफी दिन से आप लोग के बीच रहा हूं, मगर बोलने का मौका नहीं मिला, मगर आप हमारी सच में आइडियल हैं। पूरे कोरोना काल में मैंने आपके कई व्याख्यान सुने हैं मैंने, तो इसलिए मेरा तो दूर से ही चरण बंधन है। इसलिए आज मातृत्व शक्ति माता दिवस तो एक दिन का दिन नहीं होता है, हमेशा दिन ही है माता का, लेकिन ये आज एक विशेष रूप से ये मनाया जाता है, इसलिए मैं चरण स्पर्श मैम। धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद। मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, जी जी जी, नहीं बहुत आशीर्वाद। अगर आप सुनते रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। और ये तो मंच ही ऐसा है, इसमें सबको समय मिलेगा, सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी को। मैम बहुत बढ़िया मंच भी मिला है हम लोगों को। मैं बिहार में बैठा हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते नहीं है। मैं तो लिंक भी साझा करता हूँ सभी जगह के लोग जुड़े, इससे ज्यादा से ज्यादा। मैं 1 घंटा कहीं बर्बाद करूँ, उससे तो बेहतर है कि मैं यहाँ सुनकर कुछ तो सीखूंगा, कुछ तो जानूंगा, और यहाँ से कुछ लिखने का भी मुझे अवसर मिलेगा। तो इसलिए व्याख्यान जो होता है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे व्याख्यान होते रहना चाहिए। जहाँ कोरोना काल के बाद ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ आपका कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है। ये मेरे लिए बेहतर और क्या हो सकता है। नहीं, कारण बहुत धन्यवाद मैम। कारण यही था कि सबसे जुड़े रहेंगे। जो आभासीय मंच है उससे हम सबसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए अब दूर दूर तक जुड़े। अब हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, योग्यता जी मध्य प्रदेश में हैं, आप बिहार से जुड़े हैं। सुमन दीदी आप किस जगह से हैं अभी? मध्य प्रदेश, इंदौर से है ना। तो ऐसे सब अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं, हम लोग दोबारा मिलते हैं। युवा पीढ़ी इस तरह जुड़ती है तो ये इस मंच की सार्थकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बहुत अच्छी बात की। धन्यवाद सब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, समापन कर। हाँ समापन कर। सभी का आभार, सभी का प्रणाम। निकाल दी है।